हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ के पेपर सेकंड के समान हिंदी के उन 60 प्रश्नों को जो कि आप लोगों की प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हम उन 60 प्रश्नों के खाली आंसर नहीं देखेंगे, बल्कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल में देखेंगे। साथ ही उस आंसर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर इसका ये आंसर है तो क्यों है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भौतिक शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो भौतिक शब्द का जो विलोम शब्द है वो होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है। भौतिक शब्द का प्रयोग जो है वो सांसारिक वस्तुओं अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनके संदर्भ में किया जाता है। जबकि जो आध्यात्मिक शब्द है इसका प्रयोग इस लोक से इतर यानी कि ऐसी चीज, ऐसा लोक जो इस लोक से दूसरा लोक है, मतलब वो जो इस लोक से संबंधित नहीं है, किसी और लोक से संबंधित है, उन वस्तुओं के संदर्भ में किया जाता है। आप लोगों ने दो शब्द सुने होंगे, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत का मतलब होता है ये जगत जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जबकि आध्यात्मिक जगत का जो संबंध है वो परमात्मा की जगत से उसका संबंध मतलब बताया जाता है कि आध्यात्मिक जगत वो जगत है जिसमें परमात्मा जो है वो वास करते हैं। तो इसीलिए भौतिक का जो विपरीत होगा वो आध्यात्मिक होगा। जबकि सांस्कृतिक, दार्शनिक और राजनीतिक ये सभी चीज़ें जो है वो साइंस से संबंधित की दार्शनिक विज्ञान होता है, राजनीतिक विज्ञान होता है और सांस्कृतिक आप लोग सब सुनते ही आ रहे होंगे। अगला देखते हैं प्राची शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विपरीत शब्द क्या होगा। तो प्राची का जो विपरीत शब्द होता है वो प्रतीचि होता है। प्राची का जो विपरीत शब्द है वो प्रतीचि होता है। प्राची शब्द जो है उसका मतलब होता है पूर्व दिशा, जबकि प्रतीचि का जो अर्थ है उसका मतलब होता है पश्चिम दिशा। तो इसको ध्यान रखिए, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, जबकि प्रतीचि का जो सब अर्थ है वो होता है पश्चिम दिशा। इसीलिए पूरब का विपरीत पश्चिम होगा, उसी तरीके से प्राची का विपरीत जो होगा वो प्रतीचि होगा। अगला देखते हैं समष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो सभी लोग जानते हैं समष्टि का जो विलोम होता है वो व्यष्टि होता है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ। समष्टि शब्द का जो प्रयोग है वो समाज या समूह के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि का मतलब होता है समाज या फिर समूह, जबकि व्यष्टि का जो प्रयोग है वो व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि में पूरा संसार आ जाता है या फिर एक समाज पूरा आ जाता है। समाज में आप लोग जानते हैं एक व्यक्ति नहीं होता, कई व्यक्ति होते हैं। लेकिन व्यष्टि का जो अर्थ है वो एक सिंगल व्यक्ति से लिया जाता है। व्यष्टि में एक व्यक्ति आता है, जबकि समष्टि में पूरा संसार आता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। इसमें जो आग्रह का विग्रह दिया हुआ है यही युग्म जो है वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि आग्रह का विलोम शब्द होता है वो अनाग्रह होता है। आग्रह का विलोम अनाग्रह होता है, जबकि दुराग्रह तथा विग्रह का विलोम संधि होता है। तो आग्रह का जो विलोम है वो अनाग्रह होगा, या फिर इसकी जगह पे आप लोग दुराग्रह भी एक शब्द देख सकते हैं। और जो विग्रह है इसका विपरीत होता है संधि। आप लोग जानते होंगे संधि विग्रह किया जाता है। विग्रह को आप लोग विच्छेद भी बोल सकते हैं। तो विग्रह या विच्छेद का जो विलोम होगा वो संधि होगा, जबकि आग्रह का विपरीत जो होता है वो दुराग्रह होगा या फिर अनाग्रह। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वही जो युग्म है वो गलत है या फिर असंगत है। अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताना है। अभी आपको गलत बताना था, इस बार आपको सही बताना है कि कौन सा सही है। तो सही जो है वो आपका सी है, आद्रत निराद्रत। आद्रत तो निराद्रत है वही युग्म सही है, क्योंकि आद्रत का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है सम्मानित, यानी कि आद्रत जो है उसका संबंध सम्मानित से, जबकि निराद्रत का अर्थ होता है अपमान या फिर तिरस्कार से। तो इस तरीके से जो आपका सी युग्म है वही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी जो है वो डी में है। देदीप्यमान होता है, दैदीप्यमान नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। देदीप्यमान लिखा जाता है, इसमें दो मात्राएं का प्रयोग नहीं होता है। अगर दो मात्राएं हैं तो वो गलत हो जाएगा। देदीप्यमान होता है। अगर आप सही बोलेंगे तो आप सही लिखेंगे भी। बहुत से लोग देदीप्यमान को दैदीप्यमान बोलते हैं, इसीलिए वो लिखते भी दैदीप्यमान है, और दैदीप्यमान लिखने में ही सबसे पहले गलत कर देते दो मात्राएं लगा करके। तो ध्यान रखिएगा, देदीप्यमान होता है। जब आप देदीप्यमान बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी सही। देदीप्य बोलेंगे तो आप सिंगल मात्रा लगाएंगे, दैदीप्य बोलेंगे तो आप डबल मात्राएं लगाएंगे, और डबल मात्राएं जैसे ही लगेंगी वैसे कि गलत हो जाएगा।
तो शुद्ध वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि अशुद्ध वर्तनी किस में है। तो देखिए, कौतूहल सही लिखा है। अनधिकार होता है, ये भी शब्द बहुत बार पूछा जाता है। अनधिकार को ये लोग अनाधिकार लिख देते हैं और फिर पूछते हैं किसमें शुद्ध वर्तनी है। तो बच्चे इसी को पढ़ते क्योंकि बोलते हैं हम लोग अनाधिकार, जबकि अनधिकार होता है, अनधिकार होता है, अनाधिकार जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। हम लोग गलत बोलते हैं, इसीलिए वर्तनी का जब चयन करना होता है शुद्ध वर्तनी का, तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनाधिकार जैसे लिखा होगा तो ये गलत होगा, ये आता भी बहुत बार है प्रश्न। अनधिकार होता है, निरपेक्ष सही है लेकिन पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी जबकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो अशुद्ध वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य किसमें है? तो शुद्ध वाक्य आपका जो है, एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। फिर है कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता सही, ये निपात का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। फिर है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, जो सी है वही सही है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या अशुद्धि नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपका है डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती हैं। तो यही आप लोगों का जो है वो शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए में है कि इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये अशुद्ध है आपका। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये भी अशुद्ध है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। फोर्थ नंबर पे है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो बोल के देख लीजिए, बोलने में सबसे सही आपको यही लग रहा है, शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि जो आपके बाकी के ऑप्शन है उसमें भी का प्रयोग किया गया है, जिसकी यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि अशुद्ध वाक्य किसमें है। तो अशुद्ध वाक्य आपका जो है, पहला जो है आपका वाक्य, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, बिल्कुल सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, यही वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे वर्तमान का भी प्रयोग किया गया और मौजूदा का भी प्रयोग किया गया। मौजूदा का अर्थ ही होता है कि वर्तमान स्थिति, इसीलिए दोनों ही शब्दों का अर्थ है वर्तमान। तो इसीलिए यहाँ पे या तो वर्तमान होगा, यहाँ पे मौजूदा होगा, बहुत सही जो होगा वो वर्तमान होगा। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों का जो ऑप्शन बी है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो परंपरा से चली आ रही जो बात है, उसके लिए जो शब्द होता है वो अनुश्रुति होता है। ऐसी बात जो कि परंपरा से यानी कि बहुत टाइम से चली आ रही है, तो उसका अर्थ जो होता है वो अनुश्रुति होता है। तो इसीलिए 11 का राइट आंसर जो होगा हमारा वो डी होगा। अगला है, जिसके पास कुछ ना हो। तो हमने आपको ये कल भी एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, जिसमें बताया था वाक्यांश के लिए एक शब्द था कि जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है, जो स्वेद से उत्पन्न होता है वो स्वेदज कहलाता है। अगला है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो अपरिणीत शब्द जो है, ऐसा इंसान जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए अपरिणीत शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जब चीज़ों को समझ में ना आए तो उसको अपने व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा करिए। आप लोगों ने शादी के कार्ड देखे होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा होता है जब वर और वधू का नाम दिया होता है उसके बीच में परिणय लिखा होता है। तो परिणय का अर्थ होता है जब शादी के बंधन में दो व्यक्ति बनने जाते हैं तो परिणय वहां पर जोड़ा जाता है। यहाँ पे लिखा है अपरिणीत, तो इसके आगे अगर आ लग जाए तो यानी कि ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह ना हुआ है तो वो अपरिणय कहलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ अपरिणीत, तो अपरिणीत का शब्द जो अर्थ होगा वो होगा ऐसे लोग या जिसका विवाह ना हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए अपरिणीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निर्वाह शब्द प्रयुक्त होता है। तो दुर्निर्वाह शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है जिसे दूर करना कठिन हो, यानी कि जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निर्वाह कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है, दही जो है वो तद्भव है, गयन भी तद्भव, गाहक भी तद्भव है, जबकि जीर्ण जो है वो एक तत्सम शब्द है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी जो बी है वो सही है।
नेक्स्ट है अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो अगहन जो है उसका शब्द जो तत्सम रूप है वो अग्रहायण होगा। ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है, अगहन का तत्सम जो होता है वो अग्रहायण होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है, तद्भव बताना है तद्भव किस में है। तो 14 चतुर्दश जो है वो तत्सम है, चतुर्थ भी तत्सम है, चतुर्थ भी तत्सम है, लेकिन 14 जो है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। अगला देखते हैं अभ्यंतर का तद्भव शब्द बताना है कि अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा। अभ्यंतर का तद्भव होता है भीतर। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर या फिर भीतर, तो इसीलिए सबसे सही जो होगा वो आपका भीतर होगा। नेक्स्ट देखते हैं करपट का तद्भव तद्भव रूप क्या है। तो सभी लोग जानते हैं करपट का मतलब होता है कपड़ा, या फिर कभी कभी कपड़ा का तत्सम आ जाता है, तो ध्यान रखिए कपड़ा का तत्सम क्या होगा, तो करपट होगा। नेक्स्ट देखते हैं वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो जो ये है कि वह बहुत खाता है, यहाँ पे कुछ भी निश्चय नहीं है। जहाँ पे कोई चीज निश्चित नहीं होती है वहाँ पे अनिश्चित होती है, तो यह एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। बाकी के ऑप्शंस में आप देखिए, पहले आ गया निश्चित परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित परिणामवाचक में 4 गज मलमल जैसे आ जाता है सब, कभी कभी 4 गज मलमल, तो इसमें परिणाम निश्चित है, कितना है तो 4 गज, या फिर 2 दर्जन के लिए, तो परिणाम निश्चित है कितने 2 दर्जन। उसी तरीके से संख्या जैसे आप देख सकते हैं 2 या 4 या 3 दिया हो तो ये निश्चित संख्या होगी, कुछ दे दिया जाए या बहुत दे दिया जाए तो ये अनिश्चित हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह बहुत खाता है, तो ये एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अगला देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में उस वाक्य को चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक जो विशेषण है उसका प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर ए में ही, वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। तो इसमें गुण क्या है कि बालक कैसा है, नटखट है, ये इसका गुण है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो इस वाक्य में जो चंचल शब्द है वो भी एक गुण है। जिस तरीके से नटखट एक गुण है, उसी तरीके से चंचल भी एक गुण है, तो इसीलिए एक गुणवाचक विशेषण होगा। विधेय विशेषण नहीं होगा, सार्वनामिक नहीं होगा और प्रविशेषण नहीं होगा। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे कि एक शब्द होता है कि वह सुंदर बालक है, तो सुंदर क्या हो गया, सुंदर हो गया उसका विशेषण। लेकिन इसके आगे का लिख दिया जाए कि वह बहुत सुंदर बालक है, तो ये जो बहुत शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो वह कैसा बालक है, वह बहुत सुंदर बालक है। यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जो कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जहाँ पे हम लोग किसी चीज को संकेत करके बताते हैं कि वह कार मेरी है या वह घर मेरा है, तो हमने उस घर की तरफ या उस कार की तरफ एक संकेत किया है। तो इस तरीके से जो भी विशेषण होते हैं वो सार्वनामिक या फिर सांकेतिक विशेषण भी होते हैं। विधेय विशेषण वो होते हैं जिस शब्द में या जिस वाक्य में, जैसे हम लोग लिखते हैं कि वह अच्छा लड़का है या वह लड़का अच्छा है, हमने लिखा वह लड़का अच्छा है, तो ये लड़का जो हो गया वो क्या हो गया, विशेष से हो गया। विशेष वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। अच्छा क्या हो गया, तो विशेषण हो गया, अच्छा एक विशेषण हो गया। तो जिसमें विशेष से पहले आए बाद में विशेषण आए, तो ऐसे जो विशेषण बनते हैं उनको विधेय विशेषण कहते हैं, जिसमें विशेष से पहले आता है और विशेषण जो है बाद में आता है। जैसे वह लड़का अच्छा है, इसमें लड़का पहले आया, अच्छा बाद में आया, तो ये एक विशेष विशेषण का उदाहरण हो गया जो कि विधेय विशेषण कहलाएगा। यहाँ पे पूछा था सतीश चंचल बालक है, तो यहाँ पर चंचल शब्द पूछा था, चंचल क्या है, तो चंचल एक गुणवाचक विशेषण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो मानसिक जो है वो मानस से बना है, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। मानसिक विशेषण शब्द मानस मूल शब्द से बना है। मानस का अर्थ होता है मन, जिसका एक प्रत्यय जोड़ने से मानसिक बनता है। मानस का मतलब होता है मन। अब इसमें हम अगर एक प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, मानसिक बन जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो चारित्रिक विशेषण शब्द का जो मूल शब्द है वो चरित्र है। चरित्र विशेषण है
ये चरित्र जो है वो एक विशेषण है, ये मूल शब्द इसका क्या है, चरित्र है, और इसमें हम लोग अगर एक प्रत्यय लगाते हैं तो चारित्रिक बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मीमांस का सही पर्यायवाची शब्द बताना है कि मीमांस का सही पर्यायवाची क्या है। मीमांस का सही पर्यायवाची जो होता है वो समालोचन होता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं उनको भी ध्यान से सुन लीजिए। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो विवेचना है, समीक्षा है, आलोचना है और निरूपण है। तो ये सारे ही मीमांस के या फिर समालोचना के पर्यायवाची हैं, तो इनको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन आगे सभी लोग जानते होंगे। बिजली का जो पर्यायवाची होता है वो सौदामिनी होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची भी आ जाते हैं, चपला है, चंचला है, दामिनी है, करित है और विद्युत। ये सभी भी बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची भारती नहीं है, जबकि कमला, रमा और इंदिरा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जबकि भारती जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। तो कभी भारती आ जाए तो ध्यान रखिए वो किसका पर्यायवाची होगा, तो वो सरस्वती का पर्यायवाची होगा। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची भी आते हैं, जिसमें आपका गिरा है, शारदा है, वीणा पाणी है, बिमला है। ये सभी जो हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ये बताना है कि कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो सारे ही हैं कि वस्त्र है, पट है, वसन है और बासन, ये सभी एक तरीके से पर्यायवाची हैं कपड़ा के ही। लेकिन आयोग ने इसका सही उत्तर वासन को माना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आयोग ने वासन को कपड़ा का पर्यायवाची नहीं माना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो मेघ का पर्यायवाची दामोदर नहीं है, आप लोग जानते हैं। पयोधर, वारिधर और जलधर ये सभी मेघ के पर्यायवाची हैं, जबकि दामोदर जो है वो मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं, अभिर्भूत का सही विलोम शब्द बताना है कि अभिर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है। तो अभिर्भूत का सही विलोम होता है तिरोभूत, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। जबकि अनास्था का आस्था होता है, अनेकता का एकता होता है और अनावृष्टि का वृष्टि होता है, जबकि अभिर्भूत का तिरोभूत होता है। अगला देखते हैं, क्षणिक का सही विलोम शब्द बताना है। क्षणिक का सही विलोम क्या है। तो क्षणिक का सही विलोम होता है शाश्वत, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। क्षणिक शब्द का विलोम जो होता है वो शाश्वत होता है। अल्प का अति होता है, क्षर का जो होता है वो अक्षर होता है, तथा विमुख का सम्मुख होता है या फिर उन्मुख होता है। तो इस तरीके से क्षणिक का सही विलोम क्या होगा, तो शाश्वत होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक है। अग्रज का विलोम सभी लोग जानते होंगे, अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज का जो विलोम शब्द है वो अनुज है, अक्षत का छत होता है, अतुल का तुल होता है और अटल का विलोम जो होता है वो डावाडोल होता है। इसको ध्यान रखिएगा, अटल का जो विलोम होता है वो डावाडोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। इसमें जो डी युग्म है, अनुचर का परिचर, यही गलत है। अनुचर जो है इसमें दिया हुआ है, अनुचर का विलोम जो है वो इसमें परिचर बताया हुआ है, जो कि गलत है। परिचर जो शब्द है इसका विलोम जो होता है वो परिचारिक होता है, परिचारिक। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो आच्छादित का परिचिन, ये जो विकल्प जो युग्म है वो गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि आच्छादित का विलोम जो होता है वो परिच्छन होता है, जबकि आच्छादित का विलोम जो होता है वो अनाच्छिद्य होता है, तथा परिच्छन का जो विलोम होता है वो अपरिच्छन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो विवर्त है, ऑप्शन नंबर बी सही है। विवर्त जिस तरीके से लिखा हुआ है ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी किसमें है। तो ज्योत्सना में देखिए, ज्योत्सना में ता भी आधा बनता है और सा भी आधा बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं।
उत्कृष्टा भी सही लिखा हुआ है, लेकिन आयोग ने जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है उत्कृष्टा, इसको ही अशुद्ध माना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य जो है वो ए में ऑप्शन में है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। यही जो ऑप्शन है वो शुद्ध है, बाकी के जो ऑप्शन है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ये जो है वो अशुद्ध है। यहाँ पे होगा उसके घर के पास में मिठाई की एक दुकान है, ये एक जो होगा बाद में आएगा, मिठाई की एक दुकान है। एक मिठाई की दुकान नहीं होता, मिठाई की एक दुकान है। अगला देखते हैं, जिसका कोई शत्रु ना नहीं जन्मा हो, तो जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो वो अजात शत्रु कहलाता है। इसमें सी सही है आपका ऑप्शन। बाकी के जो भी ऑप्शन है, तो अजय होता है, जिसे जीता ना जा सके वो अजय कहलाता है। जिसने शत्रु को जीत लिया हो वो शत्रुजय कहलाता है। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो वो अजात शत्रु है। जिसका कोई शत्रु ना हो वो शत्रु विहीन होता है। तो इस तरीके से शत्रुजयी और शत्रु विहीन का भी ध्यान रखिएगा कि शत्रुजयी क्या होता है। शत्रुजयी वो होता है जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो, जबकि शत्रु विहीन वो होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो अजात शत्रु है। अगर देखते हैं, खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो खोज करने वाला होता है उसको अन्वेषक कहते हैं। अन्वेषक होता है जिसने खोज की हो। जिसकी उपमा ना दी जा सके वो अनपढ़ है। अन्वित होने की अवस्था जो है वो अन्वित है, अन्विति है। इसके बाद निवेश करने वाला जो होता है वो निवेशक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव है। जो पृथ्वी से संबंधित हो वो पार्थिव है। जो बहुत धैर्यवान हो वो सुधीर है, जबकि जो अत्यंत नीला हो वो सुनील है। अगला देखते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, हमने कल भी आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया था, इसमें बताया था ऐसा कहलाता है अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव जो है वो इंद्रियों द्वारा भी ना हो सके। इसमें बाकी के हैं कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहेंगे। जो इंद्रियों से संबंधित हो वो इंद्रिय कहलाता है। अगला देखते हैं, वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है कि सही कौन सा युग्म है। तो इसमें से जो डी है कि लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है, यही सही है। जो लौट कर आता है वो प्रत्यागत कहलाता है। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहते हैं। यहाँ पे अभिनेता लिखा है, जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री होती है। जो व्याकरण जानता हो वो व्याकरण कहलाता है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, जो व्याकरण जानता हो वो व्याकरण कहलाता है। आंखों से परे जो होता है वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष वो होता है जो आंखों के सामने होता है, और जो लौट कर आया हुआ होता है उसको प्रत्यागत कहते हैं। अगला देखते हैं 46 नंबर पे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम किसमें है, तो ओष्ठ इस तरीके से सही लिखा जाता है। ओष्ठ जो ओठ होता है उसका तत्सम ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ओठ का तत्सम ओष्ठ होता है। अगला देखते हैं, जबकि जो उछा है इसके तत्सम जो होता है वो उत्साह होता है। उजला का उजाला होता है और उल्लू का उलूक होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, परिवा का तत्सम शब्द क्या है। तो परिवा का तत्सम शब्द प्रतिपदा होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म बताना है। तो इसमें संगत जो है वो सी है। पर्यक का पलंग होता है। पर्यक का पलंग जो है वो बिल्कुल सही है। बाकी के जो लिखे हुए हैं कि सत्तू, इसका जो होता है वो सत्तू होता है। सत्तू होता है। सत्य जो होता है इसका क्या होगा, सच लिखा जाएगा। इसका तद्भव सच होता है। इसके बाद में पर्यक का पलंग बता दिया। घोटक का जो होता है वो घोड़ा होता है। घोटक का घड़ा नहीं, घोड़ा होता है। और घड़ा का जो होता है वो घट होता है तद्भव। तो इस तरीके से बाकी भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द बताना कि तद्भव कौन सा है। तो तद्भव आंसू में है। आंसू का अश्रु होता है। एकत्र का तद्भव इकट्ठा होता है। वानर का बंदर होता है, जबकि उच्च का ऊंचा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है।
तो कपित्थ का जो तत्पुरुष शब्द है वो कैथा होता है। कपित्थ जो है वो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कैथा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। कपूर का कर्पूर होता है। केला को आप लोग जानते हैं कदली होता है, और खजूर का खरजूर होता है। इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर रा लगता है खरजूर। अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण जो है वो उचित है। उचित गुणवाचक विशेषण है। 5वां और 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 5 आ जाए 3 आ जाए तो एक ही निश्चित संख्या होगी, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक है। कुछ जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है सुंदर, वो एक संज्ञा से नहीं बना हुआ। सुंदर विशेषण किसी संज्ञा से नहीं बना है। दानी विशेषण में दान है तथा चमकीला विशेषण में चमक संज्ञा जो शब्द है वो आता है। दानी में दान आएगा, चमकीला में चमक आएगा। तो इस तरीके से जो सुंदर है वो किसी भी संज्ञा से नहीं बना है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसमें बताना उत्तमावस्था का किसने प्रयोग किया गया है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इसमें सबसे होशियार जो हो गया वो एक उत्तमावस्था हो गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। तो बेस्ट जो होगी वो क्या एक सुपरलेटिव डिग्री होगी। अगर हिंदी में हम देखें तो बेस्ट क्या होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। 10th में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। हिंदी में वही सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो एक उत्तमावस्था कहलाती है। तो इसीलिए सबसे होशियार जो हो गया वो बेस्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं नेक्स्ट है कि सौर किस मूल शब्द से बना है। तो सौर जो है वो सूर्य से बना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो शब्द जो विशेषण है वो अग्नि है। अग्नि जो है वो एक विशेषण शब्द है। आग और अग्नि संज्ञा शब्द है, जबकि अग्नि जो है वो एक गुणवाचक विशेषण है। आग और अग्नि आप लोग जानते हैं वो संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आकाश का पर्यायवाची जो होता है वो शून्य होता है। आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है या अनंत होता है, ये सभी जो है वो आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सोना का पर्यायवाची कनक है। सभी लोग छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे, यमक अलंकार का उदाहरण कनक कनक के सौगनी। उसके अलावा देखते हैं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। तो पखेरु जो है वो पक्षी का पर्यायवाची है। उड़ेगा कौन, तो पक्षी उड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो वो किसका पर्यायवाची है। किसका पखेरु शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो पंख किसके होंगे, पक्षी के होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ये बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से चंद्रमा का जो पर्यायवाची नहीं है वो सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है। जबकि सलिल जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सलिल शब्द जो है उसके अन्य पर्यायवाची हैं अंबु है, जल है, नीर है, तोय है, पानी। ये सभी पानी के पर्यायवाची हैं, यानी कि सली के पर्यायवाची। जबकि सुधा, सुधाधर और सुधाकर जो है वो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अभी हमने आपको बताया जो अंबु है वो शब्द जो है जल का पर्यायवाची है, जबकि अम्ब, अम्बा और जननी ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो ये माता के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर के आरओ के क्वेश्चन पेपर को, और उसको काफ़ी डिटेल में समझते हुए भी चले कि अगर इसका आंसर ये है तो किस कारण से है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।